संभल की एक पहचान ये भी है कि ये मेंथॉल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप कभी कोई एक गले के लिए गोली खाते होंगे या कभी कोई पान मसाला खाया होगा, वो जो ठंडा सा एहसास आपको होता है वो उस मेंथॉल की वजह से होता है। कभी कोई दवा लगाई होगी किसी चोट मोच पर, जो आपको ठंडक का एहसास होता है मेंथॉल की वजह से होता है। लेकिन क्या वो ठंडक यहाँ के लोगों के दिलों में है, या इसके पहले इन्होंने जिस तरीके के बलवे होते हुए यहाँ देखे हैं, कई बार भाईचारे की बात करते करते भाई को चारा बना लेने वाली बात जो यहाँ हुई है, क्या उसके जख्म आज भी ताजे हैं? मेंथॉल वाली ठंडक है या दिलों में धधक है? क्या है तब जबकि हम यहाँ मोहल्ला ठेर में खड़े हुए हैं, ये मेंथॉल की मंडी यहाँ से शुरू हो जाती है। करीब ही दीपा सराय है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले वहां तो प्रशासन पुलिस के लोग भी नहीं जाते थे, और खास तौर से वो जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी का दौर ऐसा था जब दीपा सराय के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था, और वहां जरायम पेशा लोग भी बहुत ज्यादा रहते थे, ये तक कहा जाता है। तब यहाँ पर हम कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं आज, जबकि मंदिर वो खोला गया जो 46 साल से बंद था। आज जबकि बात हो रही है कि सर्वे हो रहा था, उस दौरान फिर हिंसा हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका जरूर है, लेकिन सर्वे के लिए आगे रास्ते लोगों को दिखाई देते हैं। जो जैसा चला आ रहा था, स्टेटस को वाली जो स्थिति थी वैसा ही ठीक था, या सूरत बदलनी चाहिए? बहुत दिनों के जो जख्म हैं, कई बार नासूर भी बने, उनका इलाज होना चाहिए। क्या कहते हैं लोग, जरा आइए उनसे समझते हैं। आप साहब जो हैं, इन्होंने 1978 के जो जख्म है कई लोगों के अब भर गए या उसके अब जख्मों के निशान बचे हैं, लेकिन इनके दिलों में आज भी वो जख्म हरे हैं। इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इस बात को लेकर चिट्ठी लिखी कि वो इंसाफ आज तक नहीं हुआ है, और अभी इन्होंने बताया कि मुझे अभी मेल में सूचना मिली कि एनएचआरसी ने मेरी जो दरखास्त थी उसको स्वीकार लिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आप इस बारे में जो जरूरी जांच है वो कीजिए और जवाब दीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? ये सुमित कुमार रस्तोगी मेरा नाम है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ। मैं 2012 से बराबर संभल की आवाज उठा रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट तक गया हूँ, और मेरे इस ड्राफ्टिंग के ऊपर ही जिला बना था। ये भीमनगर नाम मैंने दिया है, लेकिन ये है कि संभल की लॉ एंड ऑर्डर लगातार जो है डाउन है, जिसके लिए हमने मांग करी है कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए हेडक्वार्टर और पुलिस लाइन संभल में मिलनी चाहिए थी, वो जो आज तक नहीं मिल सकी। कि वो सन 78 के जो जख्म थे, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा और एक लंबा संघर्ष हुआ और 184 लोगों की जान भी गई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था। तो हम ये चाहते हैं कि जो इशू उस समय बने हुए थे, इन इशू को खत्म होना चाहिए। जो परेशानियां पहले थी वो परेशानियां दूर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम होना चाहिए। जो जरूरत है लोगों की, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे वो आवास हो, इन सब पे काम होना चाहिए। और जो शिकायत आज हम कह रहे हैं आपसे, ये दबी जबान में हम जाकर के कह भी नहीं सकते थे, एक समय ऐसा था। और जो इस मोहल्ले की आप बात कर रहे हैं, ये पूजा की वहाँ पे लोग बिजली के रीडिंग लेने नहीं जाती थे जब तक कि पुलिस वाला साथ में ना हो। वहाँ पे पुलिस अधिकारी जाते थे तो सिर्फ इतना है कि दंगे को नियंत्रण कैसे करना है, बस इस बात के लिए जो है जाते थे। अब तो जियाउर रहमान बर्ग के यहाँ से भी मीटर ले जाया गया है, दूसरा मीटर लगाया गया है। जी, ये ठीक है, और लोकतंत्र की बहाली इसे ही बोलते हैं। जी, जब चौराहे पे खड़ा हुआ आदमी ये कहने लगे कि ये काम सही हो रहा है, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। सही मायनों में यहाँ पे तो जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं वैसा शासन चलता था, एक तरफा कार्रवाई होती थी। और तो आपको क्या याद है, खासतौर से लोग समाजवादी पार्टी के समय के दौर को याद करते हैं, वो दौर कैसा था? उसे खतरनाक दौर, बहुत खतरनाक दौर था। आए दिन झगड़े होते थे, मारपीट होती थी, आदमी किसी के चलते चलते थप्पड़ मार देता था, किसी को सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ पर ये होता था। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि हम खोदेंगे नहीं, हम नए रास्ते खोजेंगे। नहीं, अगले दादा अपने आप को चाहते हैं कि मैं जो है मुसलमान का वोट लेके जीवित हूँ, उनका ही वोट मिले मुझे, हिंदू का वोट नहीं चाहिए उन्हें। नहीं, आपको लगता है कि वो हिंदुओं के विरोधी हैं? 100%। वो तो कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ। कुछ नहीं है वो। उन्हें अभी वोट, सबका वोट उन्हें चाहिए, मैं हिंदू का वोट नहीं चाहिए उन्हें, किसी का हिंदू का वोट चाहिए। क्या उस जमाने में आप लोग दीपा सराय से होकर गुजरते थे? आप लोग भी अवॉइड करते थे कि उधर से जाना रहने दो? मजबूरी में जाते थे, कभी
कोई काम हुआ तो मजबूरी में। तो गुजरते हुए भी डर लगा रहता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कोई भी बात होती थी तो हु करके एकदम इकट्ठे हो जाती है ना, वो गलत था। मतलब वो बेशक गलत हो, लेकिन अगर उधर से आवाज किसी ने लगाई तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते। बात हमारी चाहे सही हो, लेकिन वो गलत वाले को सही ठहराते थे। तो अभी इस रवैये में, वो जो रवैया चला आ रहा था, उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? बहुत बदलाव है इस समय योगी जी का शासन है और उसमें पूरी तरह बदलाव आ चुका है और मुस्लिम पक्ष जो है इस समय काफी दबा हुआ है। नहीं, मुस्लिम पक्ष ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना ठीक है? आपको लगता है मुस्लिम लोगों में भी ठीक और नेक और शरीफ लोग हैं? हाँ हैं, कुछ लोग हैं, अच्छे हैं। तादाद कम है? तादाद कम है। अच्छे लोगों की तादाद कम है, बुरे लोगों की तादाद ज्यादा है। आप देख ही रहे हैं, बिजली के छापे पड़े हैं अभी इस तरीके से। ये भी कहा जाता है कि दीपा सराय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अब नेपाल चले गए हैं। इसकी हाँ जी, ये जो चीजें हैं, इसमें कहा सुनी वाली बातें कितनी हैं और आप जो रोजमर्रा में देखा है, आपने जिया है, उतनी बातें कौन सी हैं? आओ चाचा, तुम चाचा, अरे चाचा बताएंगे चाचा। देखिए, एक बात ये भी है कि अभी ये पीली स्वेटर में आपको साहब जो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस ये समझ लीजिए कि जीभ और दांतों का जो रिश्ता होता है कि उनके साथ भी रहना है और साथ में आपको अपनी सुरक्षा भी जीभ को करते रहना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये साहब ने कहा। लेकिन इसके बियॉन्ड में भी कुछ समझना चाहता हूं। सर, आप आ जाएं, सामने आए। ये मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी, जाहिर है यहीं आप बड़े हुए हैं। बचपन तो खैर एक तरीके से बेफिक्री में चला जाता है, लेकिन जब से आपने होश संभाला होगा, कब आपको सबसे सुरक्षित लगा रोड पे निकलते हुए? जब आपको लगा कि मेरा आत्मसम्मान भी है और मैं सुरक्षित भी हूँ? जब से बाबा आए हैं, जब से सुरक्षित है। बाबा की सरकार में बढ़िया है। क्या बात अच्छी लगती है बाबा की? आप बाबा की सब पूरे यूपी में डंका बजता है बाबा का, डरते हैं बाबा से सब। पब्लिक भी खुश, सब जने खुश। नहीं, सब डरते हैं कि वो डरते हैं जिन्होंने बुरे काम किए, बाकी इज्जत करते हैं बाबा की? बुरे काम करने वाले डर रहे हैं। वैसे आधी रात को भी आदमी घूम रहा है। तो ये जो बाबा ने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आपके समझ में आती है? बिल्कुल सही है, बढ़िया। कहते हैं कि वो जिनके पांव न फटी बीमारी, वो क्या जानेंगे कि ऐसी पीर होती है। पीर पराई नहीं है तो पीर अपनी है, लेकिन अपने पैर में फटी हुई बीमारी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने भुगता है, कहते हैं 78 जिन्होंने देखा है, उसके पहले भी छोटी बड़ी चीजें होती रही हैं, उन लोगों को इस समय क्या महसूस हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसी को उतना महसूस नहीं होगा किसी सुरक्षित जगह पे जो हमेशा रहा आया, लेकिन जिसने अप्स एंड डाउन्स देखे उसको समझ में आता है फर्क क्या है। आप आएंगे साहब? क्या शुभ नाम है आपका? आपने क्या फर्क देखा है? सत्येंद्र शर्मा। नहीं, मैं तो बाहर का रहने वाला था, गांव का। यहाँ बाद में आया हूँ, मेरे को ज्यादा पता नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों से उठते बैठते कारोबार है, कारोबार करते हैं यहाँ पे। तो क्या बात होती है आपकी पहले और अभी के माहौल में? नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हमारी तो सही बात होती है। सबसे ही मतलब कारोबार है हमारा। तो आपके जो मित्र हैं, जो दूसरी तरफ के मित्र हैं, जब वो देखते हैं सर्वे होता हुआ या देखते हैं मंदिर खुलता हुआ, तो उनमें से सारे लोग इस पर नाराज होते हैं, प्रतिरोध जताते हैं, या कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो विधि के हिसाब से हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे सामने कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं होती। व्यापार की बात होती है बस, खाली व्यापार की बातें होती हैं, ऐसी कोई बात। देखिए, व्यापारी एक वर्ग ऐसा होता है जो इस तरीके के मामलों में ज्यादा खुलकर अपनी राय रखना खास वजहों से नहीं चाहता। लेकिन आपने अगर ये लड़ाई इतनी लंबी लड़ी है तो इसकी वजह क्या रही? देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस था, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आबादी का जो रेशियो था सन 1945 से आजादी के बाद से 45 और 55 का था, जो रेशियो सन 76, 78 और उसके बाद लगातार गिरते गिरते अब 22 और 77 का रह गया। अब इस चीज को हमारे बुजुर्गों ने भी महसूस किया और हम लोगों ने भी किया। हम भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो सारी जो परेशानियां थी वो हमने झेला है। यहाँ पे मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो डर के मारे घर छोड़ के नहीं गए हैं,
वो बेहतरी के लिए दूसरी जगह चले गए। जी हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो बुनियादी आवश्यकताएं थी वो चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और आवास हो और एक स्वच्छ माहौल एंड लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जो है मेन फैक्टर है। तो इसके लिए जो है लोग जो गए हैं, और आज ऐसा नहीं है हमारे वर्ग में ही गए हैं, मुस्लिम वर्ग में भी आधे से ज्यादा लोग वेलकम सीलमपुर, जाफराबाद, मंडोली, नंदनगरी रहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जब से योगी जी आए हैं, ये तो मुस्लिम पक्ष भी ये कहता है कि जो है इनसे अच्छी बेहतरी नहीं देखी, कि तख्ती गले में डाल करके लोग कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें मारो मत। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे तो हर आदमी ये महसूस करता है कि इस बाबा का काम सही है, लेकिन बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो मेन जो फोकस कर रहे हैं हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो वो यही ऐसी कायम रहनी चाहिए। इनके बाद भी सरकारें तो आती रही हैं और जाती रही हैं, ये चीज जो है इस सूरत बदलनी चाहिए। ये जो रस्तोगी जी हैं, विजय शंकर रस्तोगी जी, जिनकी उम्र 82 के 84 के आसपास हो गई है, इनका मंदिर है वो जो मंदिर अभी खुला है 46 साल बाद। विजय नहीं, कुछ और नाम है उनका। हाँ, वो लोग वहाँ रहते थे और उसके बाद वहाँ से डर के मारे जो है अपने सुरक्षा की दृष्टिकोण से इधर आ गए और वहाँ अकेला हो गया, इखलास हो गया। और वहाँ पर आम आदमी को तो पता नहीं थी वहाँ की कि मंदिर है, अगर पता होती तो जाता, लेकिन कुछ लोगों को जो पता थी तो वो लोग अपना साहस नहीं जुटा पाए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि वहाँ पर बिजली के बिल लेने के लिए नहीं जाते थे बिजली विभाग, जब तक कि पुलिस प्रोटेक्शन ना मिले। जब ऐसे भय का माहौल है तो वहाँ पे पूजा और अर्चना और मंदिर, इसकी कल्पना बेमानी लगती है। NHRC को आपने लिखा है, क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरी 100% उम्मीद है। हमारी 500 से ज्यादा जा चुकी हैं, जिसपे हमें कार्रवाई मिली है और उसी कड़ी में ये सब मिल रहा है हमें संभल को जो कुछ है। पहले भी यूपी गवर्नमेंट को गाइडलाइन मिलती रही है, 1076 हेल्पलाइन भी मैंने बनवाई है ये उत्तर प्रदेश सरकार की, जब हमारी FIR नहीं लिखी गई थी एक सप्ताह के दबाव में। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को ये नोटिस मिलेगा और उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया जाएगा कि आप एक आयोग गठित कीजिए और 1978 के और 76 के जो बलवे हुए हैं और जो यहाँ के तीर्थ हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, एक पर्यटन नगरी बनाने का जो सपना है हम लोगों का, और ताकि पूरी दुनिया इससे जागरूक हो सके और कल्कि जी के महत्व को समझ सके। ये कल्कि जी का अंतिम फाइनल 10वां अवतार है। हम लोग कल्कि सेना से भी बिलोंग करते हैं। तो सुरक्षा का द्वार मानवाधिकार, आप इनके पॉकेट में भी ये डला हुआ देख रहे हैं। सुमित कुमार रस्तोगी जी ये कह रहे हैं कि मानवाधिकार के लिए जहां जहां कार्य हो रहे हैं वो निश्चित रूप से संभल में 78 में हुई घटना का संज्ञान लेंगे और ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में कुछ ऐसा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल हिंदू हितों के लिए ही, संभल के जितने भी रोडवेज अड्डा है मैंने उनको मुस्लिमों को फोकस करा कि मुस्लिमों के लिए सरकार क्यों नहीं करती काम। तो रोडवेज अड्डा पास कराया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से एवं मोदी जी पे मुकदमा डाल करके 55 मेडिकल कॉलेज बनवाए, जिसमें संभल में ये मैंने फोकस किया कि आप सबका साथ सबका विकास आपका विजन है, तो आप मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं करते कुछ भी। तो यहाँ पे जो है एक मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पे बना है, 1076 हेल्पलाइन भी है। बहुत तो ये अच्छा काम आप जो समाज के लिए कर रहे हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, समाज के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। रस्तोगी जी जो ये बता रहे थे कि क्यों वो 78 की पीड़ा को आज तक नहीं भुला पाए हैं और क्यों वो चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक समाज के लिए, जिसमें संदेश भी हो, इबरत भी हो और उस तरह की घटना दोबारा ना हो। आपको आपके काम के लिए साधुवाद, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।